हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन नीट चैनल पे। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3। तो जैसा कि आपसे वादा किया था, चैप्टर कंप्लीशन होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की। तो बिल्कुल मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके, ज्यादा सेशंस हो सके, बट टाइम के बाउंडेशन की वजह से थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस तो रहते ही हैं। तो कोई बात नहीं भाई, मेरे साथ मेहनत करो, इसके अलावा थोड़ी सी मेहनत खुद से और कर लेना। जो क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिखते हैं उनको खुद से जरूर सॉल्व करना, ठीक है। चलिए भाई, तो कर रहे होंगे, सारे प्रोसेस बढ़िया चल रहे होंगे। तो मेरा नाम तो जानते हो तुम लोग, है ना। मैं हूं आशीष कपलेश। मैं पिछले 6 सालों से JEE एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। एंड नाउ आपकी बारी है। सो बेटा, हर बच्चे की तरह आप भी मेरी कही हुई बातों को फॉलो करोगे तो फायदा आपको ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जो भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे रहा हूं उनके नोट्स बना लेना, ठीक है। अपने हाथों से लिखी हुई चीजें, बिल्कुल बिल्कुल अपने हाथों से लिखी हुई चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, ठीक है। तो वो नोट्स खुद से बनाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया। लेक्चर के कंप्लीशन के बाद जब भी मैं कोई थ्योरी पढ़ाता हूं उसके बाद आपको DPP देता हूं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वो DPP आप सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इससे। और ये DPP आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। DPP के क्वेश्चंस में कोई डाउट आए तो बेटा उसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं बनाता हूं, तो ये भी आपके लिए अगेन हेल्पफुल होगा। तो आप इनको भी जरूर देखिएगा, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जैसा कि मैं करा ही रहा हूं। तो भाई जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपसे मैं वादा किया हूं कि मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो जितना यहां पे पॉसिबल हो पाता है सेशन में उतने क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी है जो आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो भाई जब तक क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेन एग्जाम में मैं नहीं होऊंगा, वहां पे तुम ही को होना है और तुम ही को सॉल्व भी करना है। तो मेक श्योर कि आदत ऐसी बना लो कि आप लोगों से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए साथ साथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली ये भी मैं आपको कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन फिर से वही कहूंगा, जो क्वेश्चन रह जाए खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा उनको, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस ये हमने कंडक्ट करवा दिए हैं और आपके जो डाउट्स हैं उनको हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। टेस्ट पेपर्स वाला पार्ट जल्दी आ जाएगा। बाकी आपके जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए या फिर आपके जो वन शॉट रिविजन्स होंगे या फिर जो आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगे, हर एक चीज आपको समय पे मिल जाएगी। यानी हमारी तरफ से हम पूरे तैयार बैठे हैं आपको पूरा कंटेंट देने में। तो बस आपको तैयार होना है वो सारा कंटेंट लेने के लिए, ठीक है। और हाँ, प्रिपरेशन करने के लिए नोट्स बनाना जरूरी है, DPP सॉल्व करना जरूरी है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा ये पैटर्न सेट कर लो बढ़िया तरीके से। कोई भी चैप्टर शुरू हो तो हम नोट्स बनाएंगे, DPP करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर करेंगे। ऐसा करने से वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट में। और वो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बेटा आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। और अगर कोई बैकलॉग नहीं है और प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा बेटे इसमें, ठीक है। तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, बस ये है कि आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा, किसी भी चीज में कोई मक्कारी नहीं करोगे, ठीक है। बहुत ही शानदार। चलिए बच्चे, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जहां पे आपको सबसे पहला सवाल मिला है जिसमें बोला गया एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ है L, lies on the table. If the coefficient of friction is mu, then the maximum length L1 of the part of this rope which can overhang from the edge of the table without sliding down. इस प्रकार का सवाल शायद मैं पहले भी आपको कुछ करा चुका हूं, ठीक है। तो देख लेना, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया पहली बार है तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। देखो भाई, कोशिश ये क्या करो कि जब भी कोई सवाल आए तो खुद से जरूर सॉल्व किया जाए, वो है ना। तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो, देखो क्या इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं तुम लोग। हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो यहां पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये चेन रखी हुई है। चेन का जो टोटल लेंथ है वो है L। इस चेन का कुछ पार्ट हैंगिंग है, तो दिस इज द हैंगिंग लेंथ जिसको कि L1 उन्होंने नाम दे दिया। तो बेटा रिमेनिंग लेंथ हो जाएगा L माइनस का L1, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज L, टोटल लेंथ जो है वो है L।
तो उसमें से हैंगिंग पार्ट अगर L1 है तो बची हुई लेंथ L1 हो जाती है। बहुत ही बढ़िया बेटा। इस चेन को नीचे की तरफ कौन खींचेगा? कोई होगा जो इस चेन को खींचेगा, तभी तो ये फिसल के नीचे गिर जाएगी। ऐसा होता है ना बेटा। आपके पास कोई टेबल है, सोचो यहां पे टेबल रखी है, उस पे एक चेन लगा दी मैंने, चेन का कुछ पार्ट हैंग कर दिया नीचे, है ना। ये टेबल है, टेबल पे चेन रखी है, चेन का कुछ पार्ट हैंग किया मैंने। अब कुछ पार्ट अगर हैंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चेन रखी होगी, थोड़ा सा और ज्यादा मैंने पार्ट हैंग कर दिया, लटका दिया, वहां से लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं मैं हैंगिंग पार्ट की। तो धीरे धीरे जैसे मैं हैंगिंग पार्ट की लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब हैंगिंग पार्ट का लेंथ कुछ इतना होगा कि पूरी चेन फिसल के नीचे गिर जाएगी। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करते जाओगे तो थोड़ी देर बाद चेन पूरी खिसक के नीचे गिर जाएगी। तो वो कह रहा है कि भाई व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस हैंगिंग पार्ट सो दैट द चेन डज नॉट स्लाइड, सो दैट चेन डज नॉट स्लाइड डाउन, है ना। तो ये चेन नीचे की तरफ नहीं फिसलनी चाहिए, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस हैंगिंग पार्ट। बेटा सीधी सी बात है, इस चेन को नीचे की तरफ कौन खींचेगा? कौन होगा वो जिस चेन को नीचे खींचेगा? सर ये हैंगिंग पार्ट का मास m से डिनोट किया मैंने। तो हैंगिंग पार्ट का जो मास होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर जो लगने वाली ग्रेविटी है mg, वो क्या करेगी? इस हैंगिंग पार्ट को नीचे पुल करेगी। भाई अगर ये हैंगिंग पार्ट को पुल करेगी तो ये चेन नीचे आएगी, हैंगिंग पार्ट नीचे आएगा, ये जो टेबल पे पार्ट रखा है वो आगे जाएगा। तो टेबल के रेस्पेक्ट में चेन आगे जा रही है तो टेबल क्या करेगी? इस चेन पे लगा देगी फ्रिक्शन। सोचो ना जरा क्या हुआ। सर ये चेन का कुछ पार्ट हैंगिंग था, हैंगिंग पार्ट का मास हमने m मान लिया, तो इस हैंगिंग पार्ट पे एक फोर्स लग रहा है mg, इस हैंगिंग पार्ट पे एक फोर्स लग रहा है mg। बेटा mg क्या करेगा? इसको नीचे खींचेगा, तो ये जो लटका हुआ पार्ट है वो नीचे आएगा, तो टेबल पे जो पार्ट रखा है वो आगे जाएगा। टेबल के रेस्पेक्ट में ये चेन आगे जा रही है, टेबल के रेस्पेक्ट में अगर देखा तो टेबल को ये चेन आगे जाते हुए दिख रही है। तो बेटा टेबल को ये चेन आगे जाते हुए दिखी तो टेबल ने बोला भैया कहां जा रहे हो आगे? हम तुम पे फ्रिक्शन लगाते हैं। बेटा हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये चेन स्लाइड ना करे, विदाउट स्लाइडिंग। हम चाहते हैं कि चेन स्लाइड ना करे, है ना। सो फॉर चेन तो हम ये नहीं चाहते कि ये चेन स्लाइड करे। वी डोंट वांट चेन टू स्लाइड, ये चेन फिसल के नीचे आ जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। उसके लिए बेटा जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। उसके लिए बेटा F को mg के बराबर होना पड़ेगा। क्या? जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लगना चाहिए, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स इधर लगना चाहिए। तो F शुड बी इक्वल्स टू mg। तो वी डोंट वांट द चेन टू स्लाइड, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? F को mg के बराबर करना पड़ेगा। मेरी बातों से सहमत है आप लोग? हमने बोला ये चेन फिसल के नीचे गिर जाएगी, किसकी वजह से? सर ये हैंगिंग पार्ट का मास है m, तो इस पे लगेगा mg वाला फोर्स नीचे की तरफ। mg वाला फोर्स नीचे लगेगा तो क्या होगा? ये चेन आगे जाएगी। mg वाला फोर्स नीचे लगेगा, ये हैंगिंग पार्ट नीचे आएगा, तो ये जो टेबल पे चेन रखी है वो आगे जाएगी। जो चेन टेबल पे रखी है वो आगे जा रही है, तो टेबल के रेस्पेक्ट में वो चेन आगे जाएगी, तो टेबल इस चेन पे एक फोर्स लगाएगा विच इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। हम चाहते हैं ये चेन स्लाइड ना करे, तो फॉर दैट जितना फोर्स यहां मेरे बच्चे नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इधर पीछे की तरफ लगना चाहिए। तो F शुड बी इक्वल्स टू mg। बेटा टोटल लेंथ चेन का L है और मैंने मान लिया लेट टोटल मास ऑफ द चेन कैपिटल M। टोटल लेंथ चेन की क्वेश्चन में दे रखा है वो कितनी है? L है। तो टोटल लेंथ जो है इस चेन की या जो भी है, रोप बोल दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, रोप बोल दो चेन बोलो, चलता है सब। तो टोटल लेंथ कैपिटल L हो जाएगा, इसका टोटल मास जो हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा। तो बेटा L लेंथ का मास अगर कैपिटल M है तो यूनिट लेंथ का मास होता है मेरे बच्चे कैपिटल M बाय L। L लेंथ का मास अगर कैपिटल M है तो यूनिट लेंथ का मास कैपिटल M अपॉन L होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे सब्जी वाले से मोल भाव भी तो करते हैं हम लोग। हाँ भैया एप्पल कितने के दिए?
वो बोलता है भाई साहब देखो सीधी सी बात है, हम देंगे 10 एप्पल 100 रुपए के। फिर तुम हिसाब लगाते हो, अच्छा 10 एप्पल 100 रुपए के, तो एक एप्पल 100/10, 10 रुपए का एक एप्पल है। नहीं, मुझे तो 5 एप्पल चाहिए। तो उसने बोला कि अगर तुम्हें 5 एप्पल चाहिए तो इट शुड बी इक्वल्स टू 10 × 5। तो ये कितने के पड़ेंगे? 50 रुपए के। समझ गए ना बात को? सर 10 एप्पल 100 रुपए के मिल रहे थे, तो एक एप्पल मिला 100/10, तो 5 एप्पल मिले 100/10 × 5 यानी 50 रुपीज के। यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो बेटा आप देख रहे हो जो हैंगिंग पार्ट है चेन का, उसका मास हमें मिल चुका है, वो है m, दैट इज गिवन बाय m/l × L1। अब ये जो लेंथ टेबल पे रखी है उसका लेंथ कितना है? जो पार्ट टेबल पे रखा है उसका लेंथ है L - L1, ठीक है सर। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास फ्रिक्शन होना चाहिए म्यू इंटू नॉर्मल। बेटा नॉर्मल कितना होगा? यहां से देखो नॉर्मल कितना होना चाहिए सर, इसका मास और उसको लगाया g। नॉर्मल कितना होना चाहिए मेरे बच्चे? m' के, और m' कितना होगा वो निकालना पड़ेगा सर हमें। m' कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे बच्चे। m' को कैसे कैलकुलेट करें सर? इसका लेंथ कितना ना? L - L1 है ना, इसका लेंथ कितना? L - L1। तो यही सेम मेथड यहां फॉलो करें। L1 लेंथ का मास है m/L × L1। L1 लेंथ का मास m/L × L1 है। तो यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट पता चला L - L1 का जो मास होगा इट शुड बी इक्वल्स टू m/L, L माइनस का L1, इट शुड बी योर m'। तो क्या मेरे बच्चे आपको m' मिला क्या? हाँ सर बिल्कुल मिल गया m'। क्या मेरे बच्चे m मिल गया क्या आपको? हाँ सर बिल्कुल मिल गया। तो फ्रिक्शन म्यू m' और ये बराबर होना चाहिए mg के। तो बेटा यही कंडीशन आपको उठानी है, ये वाले जो डब्बे में पुट किया है f = mg। तो f की जगह म्यू m' m' की जगह m/L, L - L1 लिखना है। बड़े अगले पेज पे लिख ले वहां पे। सो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है m की, इट इज कैपिटल M /L.L', सॉरी L1, राइट। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है m' की, इट इज योर m/L × L - का L1। बेटा हमारे पास ये भी आ चुका है कि फ्रिक्शन बराबर म्यू m' होता है। तो हमने बोला फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा म्यू m/L, L - का L1 × g। सो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है मेरे पास। ऑल्सो फॉर द चेन टू नॉट स्लाइड, हम चाहते हैं कि चेन स्लाइड ना करे, तो F बराबर mg होना चाहिए, जिसपे कि चेन क्या रहेगी बेटा? रेस्ट पे रहेगी। हम चाहते हैं चेन हमारी रेस्ट पे रहे, चेन स्लाइड ना करे, उसके लिए F बराबर mg होना चाहिए। बेटा F की जगह म्यू m/L, L माइनस का L1 g इज इक्वल्स टू, बेटा m की जगह पे कैपिटल m/L.L1 × g। क्या बात है? तो लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट g से g मर जाएगा, m/L से m/L मर जाएगा। सो म्यू टाइम्स ऑफ L माइनस का L1 इक्वल्स टू L1। सो म्यू L माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ L1 इक्वल्स टू L1। सो म्यू L इज इक्वल्स टू म्यू L1 प्लस का L1। सो म्यू L इज इक्वल्स टू म्यू +1 × L1। तो बेटा L1 का वैल्यू हो जाएगा म्यू L डिवाइडेड बाय म्यू +1। L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? L1 का वैल्यू होगा म्यू L डिवाइड बाय म्यू प्लस का 1। L1 का वैल्यू होगा म्यू L डिवाइड बाय म्यू प्लस का 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट जिससे कि चेन रेस्ट पे रहेगी, लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट जिससे कि चेन रेस्ट पे रहे, वो कितना होना चाहिए? म्यू L डिवाइड बाय म्यू +1, म्यू L डिवाइड बाय म्यू +1, म्यू L डिवाइड बाय म्यू +1, म्यू L डिवाइड बाय म्यू +1। यही तो है फाइनल आंसर। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। इस प्रकार का सवाल एक हमने पहले भी किया था, आज फिर से हमने कर लिया, कोई बात नहीं। जिन्होंने पहली बार देखा है उम्मीद करता हूं उनको समझ आया होगा, और जिन्होंने पहले किया हुआ है उनके लिए तो भाई
हलवा सा सवाल था। एनीवेज छाप लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हो गया नोट? यहां पे आओ, देखो कितना साफ लिखता हूं मैं यार, वाह, है ना, खुद की तारीफ खुद ही कर लो, तुम लोग तो करते नहीं हो कभी। खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये कीड़े वाला सवाल भी शायद हमने किया था, मुझे ऐसी धुंधली यादें आ रही है। नहीं किया था ना? नहीं किया था शायद, पता नहीं, देख लेते हैं। एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, then the maximum possible value of alpha. Alpha का value क्या हो सकता है? Your options are cot alpha 3 होता है, tan alpha 3 होता है, sec alpha 3 होता है, and cosec alpha 3 होता है। ये हमारा कीड़ा है भैया, कीड़ा धीरे 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 चढ़ रहा है। अब क्या होता है कि भाई धीरे धीरे चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिसलना शुरू हो जाता है। तो चढ़ते चढ़ते वो एक पॉइंट पे आया, अभी इस पॉइंट पे आके चर्चा करते बेटा। अभी वो नीचे नहीं फिसला है ना, वो नीचे नहीं फिसला। तुमने देखा है ना, किसी कटोरे के अंदर एक कीड़ा फंस जाए तो कीड़ा क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है लेकिन फिसल के नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर से फिसल के नीचे आ जाता है। तो भाई अब फिर से क्या हुआ, ये कीड़ा धीरे धीरे ऊपर चढ़ा 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 चढ़ा, एंड दिस इज द पॉइंट, अभी वो यहाँ पे रुका हुआ होगा, है ना। अब देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला है, सरफेस वेरी स्लोली क्रॉल्स अप वेरी स्लोली, इतना स्लो कि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से दैट द मास ऑफ दिस कीड़ा इज mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा ये इस सरफेस पे, तो यहां पे एक टेंजेंट बना दिया मैंने, इस सरफेस के एक टेंजेंट मैंने बना दिया। बेटा एक बात बताओ, क्या इधर सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगेगा इस पे? सर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाता है, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यही होता है जहां तक मुझे याद है। प्रॉपर्टीज तो पढ़ी है तुम लोगों ने। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा गिवन बाय mg का cos अल्फा, साथ ही साथ mg का एक कंपोनेंट अलोंग दिस आएगा विच इज गिवन बाय mg का sin अल्फा। mg sin अल्फा। बेटा ये mg sin अल्फा क्या करेगा, कीड़े को नीचे की तरफ खिसकाएगा और कीड़ा फिसल के नीचे आएगा, लेकिन इसको कोई बचा लेता है। ये mg sin अल्फा कीड़े को फिसला के नीचे लाना चाहता है, लेकिन इसको कोई रोक लेता है, दैट इज गिवन बाय फ्रिक्शन। इसको कोई रोक लेता है, गिवन बाय फ्रिक्शन। बेटा नॉर्मल कहां लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहां पे लगेगा नॉर्मल n, यहां पे लगेगा नॉर्मल n। बेटा कीड़ा अगर वहां पे रुक रहा है, और उन्होंने क्या बोला, स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली मतलब विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, बहुत धीरे 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 जा रहा है। यानी कि इस केस में इस पे लगने वाला जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 है, यानी इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और इस पे लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 होगा, बेटा आपको पता है ना वेरी स्लोली की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एकदम मैं एकदम धीरे 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 चलूं, तो बेटा धीरे धीरे चलने में क्या होगा, धीरे 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 चल रहे हो। भाई ये तो कोई एक्सेलरेटेड मोशन कर ही ना रहा, और अगर ये कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन 0, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है, कह सकता हूं मैं नेट फोर्स 0 हो सकता है इस पे। हाँ, सिंस द कीड़ा इज क्रॉलिंग वेरी स्लोली, तो यहां पे f को मैं mg sin अल्फा के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि सर कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन यहां पे नहीं हो रहा, और अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो इस पे नेट फोर्स को हम 0 कर सकते हैं, f को mg sin अल्फा के बराबर लिख सकते हैं, f की जगह म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू mg sin अल्फा। मेरे नादान बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे 1/3 दे रखा है, लिख दिया मैंने 1/3 इज इक्वल्स टू नॉर्मल की जगह mg cos अल्फा इक्वल्स टू mg sin अल्फा हो जाएगा, और mg ने mg को मार डाला, तो बेटा एक काम कीजिए ना, sin अल्फा नीचे ले जाओ और 3 को उधर ले जाओ, तो cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा 3 के बराबर हो जाएगा।
कॉस अल्फा साइन अल्फा से डिवाइड किया तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा 3 उधर चला गया। इसको फर्दर सॉल्व करने पे पता चलता है कि ये तो कॉट अल्फा बनता है एंड द कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 3। कॉट अल्फा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कॉट अल्फा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा जी, आई होप अभी आपको बातें समझ आती है ना। तो यहां पे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा 3 है तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, इसके इसमें 3 हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, खत्म हो गया, बस इतनी सी बातें थी इसमें। चलिए भाई, छाप लिया सभी ने, बढ़ सकते हैं आगे। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोलता है कि यहां पे एक डब्बा आपको दिख रहा है, इसके ऊपर 2 छोटे छोटे से डब्बे दिख रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिटवीन द बिगर ब्लॉक, द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिटवीन द बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, यानी कि ये सरफेस जो है बेटा, बड़े वाले डब्बे के नीचे जो सरफेस है ये स्मूथ है। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इन दोनों के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। एफ का वैल्यू हमें बताना है यहां पे, जिससे कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे। बेटा एफ का वैल्यू बताना है जिससे कि पूरा सिस्टम क्या रहे, यहां पे रेस्ट पे रहे। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू दिस, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जिससे कि दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहे। तो एक काम करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। मैं तो बताऊंगा इसी इसका आंसर फिर। देखो बेटा क्या है ना, सीधी सी बात है, यहां पे नाम दे रखे, ये ऊपर वाला ब्लॉक ए है, ये वाला ब्लॉक बी है, और इसको मैंने नाम दे दिया सी। सो वी हैव 3 ब्लॉक्स हियर। तो मैं हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ब्लॉक ए से। शुरुआत की है ब्लॉक ए से। ब्लॉक ए पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा, इसको मैं इतनी स्पीड से भेजूंगा तो ब्लॉक ए का क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो बेटा ब्लॉक ए पे लगेगा टेंशन टी, ब्लॉक ए पे लगेगा सूडो फोर्स, क्योंकि सर ऑब्वियस ही बात है किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जब आप होते हो तो जब आप इस बड़े से ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओगे तो बड़ा सा ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा बेटा, एक्सेलरेट करेगा सर। पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा बेटा, एक्सेलरेट करेगा। पूरा का पूरा सिस्टम अगर एक्सेलरेट करता है सो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है बेटा F डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस 2m। बेटा बोलो क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है? एक्सेलरेशन विल बी द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, द ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। बेटा पूरे सिस्टम को कौन मोशन प्रोवाइड कराएगा, कैपिटल F, टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। चलिए भाई, बहुत ही शानदार, समझ आ रही होगी बातें, एक्सेलरेशन पता चल गया होगा आप लोगों को। सो यहां पे आएंगे, छोटे से ब्लॉक के ऊपर टेंशन T लग रहा है, ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो सूडो फोर्स भी लगेगा। तो दिस इज योर सूडो फोर्स बेटा, लिख देता हूं, ये है सूडो फोर्स। तो टेंशन T आगे लग रहा है, सूडो फोर्स यहां लग रहा है। बेटा अगर ये फोर्स आपने मैक्सिमम कर दिया तो ये MA पीछे की तरफ आएगा बेटा, बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स ये ब्लॉक पीछे आना चाहेगा। ऑब्वियस ही बात है सर, जब आप इसको फोर्स लगाओगे, मैक्सिमम फोर्स लगाओगे, तो बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स ये ए वाला ब्लॉक पीछे आना चाहता है। ए वाला ब्लॉक अगर पीछे आएगा तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू N1। सो यहां पे mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड N1 एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो क्या ब्लॉक ए के लिए बातें समझ आती है? हमने इधर सी वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स लगाया जिससे ए वाला ब्लॉक बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स पीछे आना चाहता है। भाई जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। मैक्सिमम फोर्स पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, उस केस में सूडो फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा, फिर तो उस केस में सूडो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, सूडो फोर्स ज्यादा होगा, सूडो फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये पीछे लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये जो ए ब्लॉक है बेटा वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो टेंशन T और फ्रिक्शन इसको रोक रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि ये रेस्ट पे रहे, हम क्या चाहते हैं कि ब्लॉक्स रेस्ट पे रहे। उसके लिए बेटा MA को बराबर किया, उसके लिए MA को बराबर किया T प्लस F1 इज इक्वल्स टू MA। T प्लस बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे, म्यू, तो म्यू इंटू N1 इज इक्वल्स टू MA। फिर से लिखिए T प्लस का म्यू N1 की जगह mg इज इक्वल्स टू MA। तो यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था एकदम, एक नंबर से मजा ही आ गया। तो एक काम कीजिए, इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 2, इधर इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 1, और अब आगे चलते हैं। तो ए वाले ब्लॉक के लिए सारी बातें हो चुकी है, अब हम बात करेंगे बी वाले ब्लॉक की। अब जो भी बातें होंगी फॉर द ब्लॉक बी होगी। तो आओ भाई यहां पे ब्लॉक बी की बातें करते हैं। फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी, बी वाले ब्लॉक की बात करी तो भाई ये रहा बी वाला ब्लॉक, एम मास का है, mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन T विल एक्ट हियर। बेटा सूडो फोर्स इस पे भी लगेगा, इन दिस डायरेक्शन इट इज योर सूडो फोर्स, एंड यहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा गिवन बाय N2। ठीक है, चलिए फ्रिक्शन कहां लगेगा, सीधी सी बात है, फ्रिक्शन कहां लगता है भाई, सीधी सी बात है, अगर यहां फोर्स लगाओगे तो ए वाला ब्लॉक टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा, अगर ए वाला ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो बी वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो बी वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, नीचे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा हियर इन दिस डायरेक्शन गिवन बाय F2, और हम चाहते हैं रेस्ट पे रहे, तो उसके लिए T कैन बी रिटन एज F2 प्लस mg, और यहां से N2 बराबर MA हो जाएगा, तो T कैन बी रिटन एज म्यू N2 प्लस mg। T इक्वल्स टू म्यू इंटू N2 की जगह पे बेटा MA पुट किया प्लस का mg। तो यहां से भी T का वैल्यू आया, वहां से भी T का वैल्यू आ गया, दोनों को कंपेयर करो, A का वैल्यू इक्वेट करो, दोनों इक्वेशन 2 और 3 से आप A निकालो और उसको पहले वाले के साथ कंपेयर करके F का वैल्यू निकालो। कर पाओगे क्या? चलो भाई देख लो, ये सारी बातें तो लिखो, देख लो एक बार, और यहां पे आके अब आगे का पार्ट तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखो क्या आंसर आता है इसका। चलिए बेटा, तो ट्राई तो किया ही होगा, इतने तो समझदार हो तुम लोग भी, कर दिया होगा भाई। मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लिखा, फ्रॉम 2 एंड 3। तो दूसरे और तीसरे इक्वेशन को उठा के देखा तो पता चला T इक्वल्स टू म्यू MA प्लस का mg है। ठीक है, ये तो थर्ड इक्वेशन से पता चला। सेकंड इक्वेशन से पता चलता है T प्लस म्यू mg इक्वल्स टू mg, सो T प्लस म्यू mg इज इक्वल्स टू MA। यही बात पता चली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। ये T का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए बेटे, ये ऊपर जो T का वैल्यू है इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए। ऐसा करने से पता चला म्यू MA प्लस का mg प्लस का म्यू mg इज इक्वल्स टू MA। बेटा म्यू MA को उधर भेज दीजिए, तो यहां से mg कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू MA माइनस का म्यू MA, यहां से भी MA को कॉमन ले लीजिए, सो mg 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू MA 1 माइनस का म्यू। भाई जो चीजें मरने वाली है उनको मार दो, जैसे कि m से m मर जाएगा, तो a का वैल्यू बनेगा 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस का म्यू इनटू g। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इसको किया इक्वेशन नंबर 4 नाम, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का दर्जा दे दिया। बेटा ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको अगर कंपेयर करो विद द इक्वेशन नंबर 1 तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। On comparing 4 with 1, on comparing 4 with 1, तो एक्सेलरेशन फोर्थ से जो मिला था म्यू प्लस का 1 डिवाइड बाय म्यू माइनस का 1, यही था ना, 1 प्लस म्यू है, ओहो उल्टा लिख दिया क्या, 1 प्लस का म्यू
डिवाइड बाय 1 माइनस का म्यू इंटू जी। ऑल्सो एक्सेलरेशन निकाला है f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस का 2m। दोनों को कंपेयर करो, a का वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो तो यहां से पता चलेगा 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस का म्यू इंटू जी इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। इसको उधर लेके जाएंगे तो f का वैल्यू मिल जाएंगे। हाँ, तो f का वैल्यू बनता है 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस का म्यू इंटू m प्लस का 2m, m प्लस का 2m इंटू जी। So this is the maximum value of f so that both the blocks remains at rest. This should be the maximum value of f जिसपे कि दोनों blocks रेस्ट पे रहने चाहिए। So उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बातें। तो कहां है भाई, कहां हो तुम? ये देखो थर्ड ऑप्शन, 1 प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस का म्यू m प्लस का 2m इंटू जी, है ना? कितने अच्छे हैं हम लोग, बढ़िया मजे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, बढ़िया मजे से सारे सवाल हमने सॉल्व कर लिए। तो 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस का म्यू m प्लस का 2m इंटू जी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ आ रही है। सबसे पहले हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करी, हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला, क्योंकि देखो भाई क्या सीधी सी बात है, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेट करेगा जब तक कि उसको कोई रोकने वाला ना हो। और इस बड़े ब्लॉक को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन भी नहीं है। तो अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो डेफिनेटली सी बात है ये एक्सेलरेट करेगा पूरा सिस्टम। तो पूरा सिस्टम कितना एक्सेलरेट करता है? इट इज गिवन बाय द ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बेटा ड्राइविंग जो चलाता है F डिवाइड बाय m प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब मैं ब्लॉक ए को सॉल्व करता हूं। ब्लॉक ए को मैंने यहां पे बनाया, मैंने बोला देखो भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा उतना ज्यादा इस पे सूडो फोर्स भी होगा। सूडो फोर्स इज व्हाट? m इंटू ए। भाई ए तो फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स ज्यादा हो जाए तो ये ए वाला ब्लॉक कहां जाएगा? इधर टुवर्ड्स द लेफ्ट। ए वाला ब्लॉक कहां जाएगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट। सर इस सी वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ध्यान से देखना, सी वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ए वाला ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है, तो ये सी वाला क्या बोलेगा? कहां भैया, कहां जा रहे हो तुम? लो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगा दी। यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका मैंने नाम दे दिया F1। टेंशन T लग रहा था, उसके अलावा सूडो फोर्स MA लग रहा था। नीचे mg लगता है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1 लग गया है। यहां पे हम चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक्स है, स्मॉलर ब्लॉक्स, वो क्या रहे? हम चाहते हैं कि जो स्मॉलर ब्लॉक्स है वो रेस्ट पे रहें विद रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। और विद रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक जब बोला है तो हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बिगर ब्लॉक को ही ले लिया है। तो बेटा उस केस में रेस्ट पे रखना है, तो जितना फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स राइट की तरफ लगना चाहिए था। सो T प्लस F1 इक्वल्स टू MA, T प्लस म्यू इंटू N1 इक्वल्स टू MA। बेटा दोनों ब्लॉक्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है, म्यू म्यू, दोनों ब्लॉक्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है। सो T प्लस F1 इक्वल्स टू MA, T प्लस म्यू N1 इक्वल्स टू MA, और N1 की वैल्यू mg के बराबर। सो T प्लस म्यू mg इज इक्वल्स टू MA। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। यहां तक तो लिख लो सारी बातें, हो गया। फिर हम आगे बढ़े और हमने B वाले ब्लॉक की बात करी। हमने बोला ठीक है भाई B वाला ब्लॉक है, mg नीचे लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है। अब क्या होता है कि ध्यान से देखना, सूडो फोर्स तो इस पे भी लगेगा, है ना? तो इस पे लगा सूडो फोर्स पीछे की तरफ, तो बदले में क्या हुआ? इसको नॉर्मल N2 मिल गया। क्यों मिला सर वो नॉर्मल M2? सोचो ध्यान से, यहां ध्यान देना बेटा, ये ब्लॉक है B वाला, ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, तो M वाला ब्लॉक भी आगे जाना चाहता है, तो भाई सूडो फोर्स लग गया इस पे। सूडो फोर्स की वजह से वो पीछे वाले को धक्का मारता है। बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स ये छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक को पीछे धक्का मार रहा है, तो बड़े वाले ने बदला ले लिया। बड़े वाले ने बोला ले भाई हम तुम पे लगाते हैं नॉर्मल N2। समझ रहे हो बात को? बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक को धक्का मार रहा था पीछे की तरफ, तो बदले में क्या हुआ? बड़े वाले ब्लॉक ने इस पे लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन, तो N2 विल बी इक्वल्स टू MA, N2 विल बी इक्वल्स टू MA।
बेटा अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। सिंस यहां पे हम मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, एंड अगर मैक्सिमम फोर्स होता है तो सूडो फोर्स के कारण ए वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा, ए वाला ब्लॉक अगर पीछे जाता है तो ये बी वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन उस पे लगेगी नीचे की तरफ, क्योंकि सी वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये ऊपर जा रहा है तो सी वाला इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगाएगा, है ना, सीधी सी बात। तो यहां पे फ्रिक्शन लगा नीचे की तरफ, नाम दे दिया F2। अगेन हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट पर है, उसके लिए T बराबर F2 प्लस mg, म्यू इंटू N2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के लिए सेम है बेटा, तो म्यू टाइम्स ऑफ N2 प्लस mg, और बेटा N2 का वैल्यू ma के बराबर, तो म्यू ma प्लस mg, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। फ्रॉम द सेकेंड एंड द थर्ड इक्वेशन जब हमने देखा तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है 1 प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस का म्यू इंटू जी, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हमने कंबाइन किया और एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, इसको मार्क किया इक्वेशन नंबर 4। ऑलरेडी आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो इन द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ को कंपेयर किया एंड वी गॉट द फाइनल वैल्यू फॉर द मैक्सिमम फोर्स, जो कि हम लगा सकते हैं जिससे कि छोटे वाले ब्लॉक्स रेस्ट पे रहे। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हो गया मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी मैच करा, ठीक है, ऑप्शन सी मैच करा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटा अगला सवाल हमसे बोलता है a body takes n times the time to slide down the inclined plane as it takes to slide down the same inclined plane when it is perfectly frictionless. The coefficient of the kinetic friction between the body and the plane for the angle of inclination of 45 degree is given by mu, और ये mu का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। mu का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। क्या बोलते हो तुम लोग? सर मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अगर यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन बना दो तो कितना अच्छा लगेगा। ये क्या हो गया बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाया जो कि स्मूथ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है यहां पे, और एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया इनिशियल वेलोसिटी 0 करके, ब्लॉक को यहां पे रिलीज किया गया इनिशियल वेलोसिटी 0 करके। इस ब्लॉक ने ये जो डिस्टेंस है d, मान लीजिए कोई डिस्टेंस हो जाएगी d, इस ब्लॉक ने ये डिस्टेंस d कवर की और इसको जो टाइम लगा है बेटा वो लगा है t। इस ब्लॉक ने ये डिस्टेंस d कवर किया और इस ब्लॉक को नीचे तक आने में जो टाइम लगा है वो है t। अब एक और इंक्लाइन प्लेन है लेकिन वो रफ है, ये तो कैसा था, स्मूथ था, तो एक और इंक्लाइन प्लेन, अरे है ये क्या हो गया, एक और इंक्लाइन प्लेन, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो रफ है। हाँ, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन क्या है बेटा, रफ है। अब इस पे भी हमने क्या किया, वही ब्लॉक फिर से पकड़ के यहां से छोड़ दिया फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट पे था इनिशियल वेलोसिटी 0। सर वही डिस्टेंस इसको भी ट्रैवल करना है d। सर यहां पे जो समय लगा है वो है n टाइम्स ऑफ t, इसके लिए भी एंगल 45 डिग्री, तो वो पूछ रहा है कि यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, है ना। यहां पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है बेटा। दोनों केस में उसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे टाइम अगर t लगा है तो यहां पे टाइम लगेगा n टाइम्स ऑफ t। सो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करें इसको सर? भाई एक बात जो मैं जानता हूं और मैं तुम्हें भी बता सकता हूं कि यहां पे इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा विच इज गिवन बाय g sin 45 डिग्री। यहां पे इस ब्लॉक के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो होगा g sin 45 डिग्री माइनस का म्यू जी cos 45 डिग्री। ऐसा क्यों सर? क्योंकि किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी होती है
तो उस पे एक फोर्स आगे की तरफ लगता है और एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है। तो आगे जो फोर्स लगता है गिवन बाय mg sin थीटा, और पीछे की तरफ जो लगता है बेटा वो होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोई भी रफ सरफेस पे अगर बॉडी रखी है तो उस पे एक फोर्स mg sin थीटा आगे की तरफ लगता है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, और इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है इट इज नथिंग बट mg sin थीटा माइनस का फ्रिक्शन, mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा। बेटा नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होता है ना, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू ma। तो m से सारे m मर जाएंगे एंड a का जो वैल्यू बनता है इट इज नथिंग बट g sin थीटा माइनस का म्यू g cos थीटा। अब यहां पे थीटा 45 डिग्री है तो हमने उसके हिसाब से कर दिया। दोनों केस में बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। सो d का जो फॉर्मूला यहां पे बनेगा इट इज गिवन बाय d इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे पता चला इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में ही 0 है, सो d का फॉर्मूला बनेगा हाफ at स्क्वायर। यहां पे ये जो एक्सेलेरेशन है वो a हो जाएगा, और यहां पे जो एक्सेलेरेशन होगा उसको मैंने a डैश का नाम दे दिया बेटा। यहां जो एक्सेलेरेशन है a है, वहां पे एक्सेलेरेशन को a डैश का नाम दे दिया। तो दोनों के d को बराबर कर लीजिए और आंसर मिल जाएगा फिर, है ना। तो d को बराबर किया बेटा, तो हाफ at स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a डैश t डैश का स्क्वायर। हाफ से हाफ भी मर जाएगा, a की जगह लिखेंगे g साइन 45 डिग्री इंटू टी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे लिखा जाएगा g साइन 45 डिग्री माइनस का म्यू g cos 45 डिग्री इंटू बेटा टी डैश की जगह n स्क्वायर टी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन वाले सरफेस पे जो टाइम लग रहा था वो स्मूथ वाले सरफेस का n टाइम्स था। सो टी का स्क्वायर बोले तो n स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगेन यहां पे आप देखो तो टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर मर जाएगा, साइन 45 कॉस 45 साइन 45 मर जाएगा, g से g मर जाएगा। आंसर बनेगा 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस का म्यू इंटू n का स्क्वायर। सो 1 डिवाइड बाय n का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का म्यू का वैल्यू बनेगा 1 माइनस का 1 बाय n का स्क्वायर। म्यू का जो वैल्यू बनेगा 1 माइनस 1 बाय n का स्क्वायर बनेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो आंसर मैच कर रहा है क्या कुछ ऐसा? 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लेना एक बार इसको जल्दी से, अगर ये बात सही है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट सभी ने? इधर आइए, ये सारी बात लिख लीजिए। गॉट इट? चलिए बेटा, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन टू बी 0.25। यहां पे ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 ले लिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन द फिगर। ये फिगर में जो भी 3 डब्बे आपको दिख रहे हैं, इन तीनों बॉक्सेस का आपको मुझे एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा। बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया सर, ये तो क्या करें इसमें हम लोग। देखो भाई कैसे होगा, सिंपल सा सवाल है, हलवा सा सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा। ओके चलिए, तो कैसे करें इसको सॉल्व? भाई बड़ी सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन वो मांग रहा है। पहली बात तो मुझे बताओ, क्या तीनों के तीनों डब्बे सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे या अलग अलग एक्सेलरेशन से? सर ये देखो, यहां पे टेंशन T2, यहां से टेंशन T1। क्या कोई ऐसा सिस्टम बना क्या जिसमें एक साइड से 2 रस्सियां आ रही हो? नहीं सर। पहली चीज तो मुझे बताओ पूरा सिस्टम का मोशन किस तरफ होगा? सर यहां से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 0.5g, यहां से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 1g साइन 37, और यहां से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2g। तो मोशन जो है वो किस तरफ होगा? इधर 0.5g, उधर 1g साइन 37।
1g साइन 37 का मतलब होता है कितना, साइन 37 3/5, 0.6g वो बन जाएगा, तो ये 1.1g बनेगा। ना 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 सर, चेक कर लेना मेरे बच्चे, पता चलेगा एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, एंड इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। करके देख लो, मैंने तो करके देखा। 0.5g प्लस 1g साइन 37 डिग्री 1.1g बनता है, यानी कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा 1.1g और इधर की तरफ फोर्स लगेगा 2g, तो कौन बड़ा, 2g बड़ा, तो भाई पूरा सिस्टम ऐसे जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। टेंशन तो अंदर के फोर्सेस होते हैं, और जब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहां पे लिखते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स में आप एक्सटर्नल फोर्सेस को ही कंसीडर कीजिएगा, ड्राइविंग फोर्स में आप एक्सटर्नल फोर्सेस को ही कंसीडर कीजिएगा बेटा। सो ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या टेंशन कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं सर, तो टेंशन को भूल जाइए। 1g साइन 37 इधर की तरफ जा रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, क्या इस पे एक और फोर्स लगेगा? इधर की तरफ था फोर्स 1g साइन 37 डिग्री। बेटा क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ यही लग रहा है, 1 kg का ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, गिवन बाय म्यू इंटू नॉर्मल, तो फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल। बेटा यहां पे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, इट इज गिवन बाय 2g, है ना। 2g पूरे सिस्टम को एक तरफ लेके जाना चाहता है, रोकने वाला माइनस का 1g साइन 37 डिग्री, माइनस का फ्रिक्शन, माइनस का 0.5g डिवाइडेड बाय टोटल मास। बेटा टोटल मास में क्या क्या हो जाएगा, 0.5 kg का प्लस 1 kg का प्लस 2 kg का। फ्रिक्शन भी तो होगा ना बेटा, जो इसको रोकेगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू इंटू नॉर्मल, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ले जाए लगे हाथ, तो इट इज गिवन बाय म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो cos 37 वाला, तो mg cos 37 डिग्री। सो फ्रिक्शन कम्स आउट बी 0.25 इंटू 10 इंटू, बेटा cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है। ठीक है, तो g का वैल्यू g के टर्म्स में रहने दीजिए, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। डॉट हटाया 25 से, ये सारी चीजें मर जाएगी, तो फ्रिक्शन बनेगा g/5, यानी कि 1/5 इंटू g, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू बनेगी 0.2 g। अब देखो, तुम बोल रहे होंगे कि सर आपने तो फ्रिक्शन को कंसीडर ही नहीं किया था, तो खुद ही देखो ना, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 1g साइन 37 प्लस फ्रिक्शन प्लस का 0.5g। तो बेटा एक बात बताओ, 0.5g प्लस बेटा 1g साइन 37 कितना था, 0.6g प्लस 0.5g कितना बनता है, आई थिंक ये बनेगा 1.6g, है ना। तो इधर की तरफ लगने वाला जो टोटल फोर्स था वो था 1.6g, ऊपर की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स था 2g। तो आज भी सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, ए कैन बी रिटन एज 2g माइनस का, बेटा ये सब 1g साइन 37 डिग्री प्लस का फ्रिक्शन प्लस का 0.5g डिवाइड बाय, बेटा ये हो जाएगा 3.5। बेटा ये कितना बनता है, 1.6 बन रहा है क्या, देखो तो ये कितना बनता है, 1.6 बनता है ना, 1.6, तो 1.6g लिख दूं, तो 2g माइनस 1.6g 0.4g। बोलो भाई क्या ये 0.4g बनेगा क्या, 1g 0.5g, फ्रिक्शन को 0.2, ओहो हो गलत लिख दिया मैंने यार, फ्रिक्शन तो 0.2 था, चलो रुको मुझे करेक्ट करने दो इसको, फ्रिक्शन था 0.2g, तो बनेगा 6 5 11 12 13, तो 1.3g था। ठीक है, तो बेटा 0.5g प्लस का 0.6g प्लस का फ्रिक्शन 1.3g बनता है। ये ऊपर कैलकुलेशन कर दिए मैंने, 0.5g प्लस का 1g साइन 37 प्लस का फ्रिक्शन, बेटा आप सॉल्व किया 1.3g बनेगा।
इट कैन बी रिटन एज 2g माइनस का 1.3g डिवाइडेड बाय 3.5। फ्रिक्शन को हमने अलग से सॉल्व किया था, ठीक है। अगले पेज पे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू बनता है इट शुड बी योर 2g माइनस का 1.3g, ये तो हम पहले भी लिख चुके थे, डिवाइड बाय 3.5। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 माइनस का 1.3 0.7g डिवाइड बाय 3.5। पॉइंट से पॉइंट मरेगा, 7 5 35 होता है। योर आंसर शुड बी g/5। आंसर क्या बनना चाहिए बेटा? g/5 बनना चाहिए। सो आंसर क्या बनेगा? g/5 बनेगा। g/5 ए ऑप्शन में है, यही फाइनल आंसर है। अब तुम्हें समस्या आ रही होगी कि सर ये आपने ये सीधा कैसे लिख दिया? तो सीधी सी बात है भाई, लिख लेना, नहीं है मेरे पे भरोसा तुम लोगों को। 1g sin 37 डिग्री, 1g sin 37 बेटा 3/5 होता है। 1g/5 0.2g इंटू 3 0.6g होता है, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2g आई थी और उसका जो वेट था वो था 0.5g। इन सबको ऐड करोगे तो f प्लस का 1g sin 37 डिग्री प्लस का 0.5g, सॉल्व करा 0.2g प्लस का 0.6g प्लस का 0.5g तो 1.3g, ठीक है। तो भरोसा नहीं होगा मेरे पे तुम लोगों को, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1.3g लिख दिया था और कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान हो गए होंगे ये सोच के कि सर ये कहाँ आया कहाँ से। तो बेटा इसका प्रमाण भी दे दिया मैंने, तो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मेरी तरफ से। तो ये इसका प्रमाण है, ये सारी बातें आपको लिख लेनी है, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, वो डायग्राम भी बना लेना। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर दिमाग लगाया होगा, पहले इसका एक्सेलेरेशन T2 निकाला होगा, T1 निकाला होगा, बट बेटा जब वो आपसे पूछ रहा है अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो यार एक्सेलरेशन के लिए तो सीधा फॉर्मूला है ना हमारे पास, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स में ध्यान रखिएगा, हम हमेशा उस फोर्स को कंसीडर करते हैं जो कि बाहर से लग रहा है, जो कि बाहर से लग रहा है। अब टेंशन को क्यों नहीं कंसीडर किए? सो टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, वो रस्सी के अंदर है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सोचो ना कैसे कैंसिल आउट करते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग एंड यहां से 2 पॉइंट पे इसको हमने बांध के रखा है। खुद ही सोचो ना, रस्सी में लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। कैसे? सर यहां से टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये दोनों टेंशन सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में खत्म कर दिए एक दूसरे को। सही है, सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में खत्म कर देते एक दूसरे को। तो यहां पे भी ऐसी ही कहानी चल रही है। जैसे यहां पे देखो बेटा, इधर से टेंशन लगेगा T1, इधर से टेंशन लगेगा T1, तो दोनों तरफ से T1 एक दूसरे को मार देंगे। यहां से लगेगा टेंशन T1, यहां से भी लगेगा टेंशन T1, तो आप देख लो दोनों ही T1 मर गए। यहां से टेंशन लगेगा T2, यहां से टेंशन लगेगा T2, सो T2 एक दूसरे को मार देते हैं। सेम कहानी यहां से T2 इधर और यहां से भी T2 इधर। इसलिए टेंशन को कभी कंसीडर मत करना ड्राइविंग फोर्स में, क्योंकि जब पूरे सिस्टम को मूव करवाने की बारी आती है तो एक ही रस्सी में टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। फिर तो टेंशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा था, जो मोशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये टेंशन इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए काम का है, इंडिविजुअल ब्लॉक को टेंशन प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम को टेंशन फोर्स मोशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये टेंशन इंडिविजुअल ब्लॉक को मोशन दे सकता है, लेकिन बात करें पूरे सिस्टम की तो पूरे सिस्टम को ये मोशन नहीं दे सकता। वजह पता चल गई है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट करते हैं। तो इसको छाप लीजिए मेरे बच्चे जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ सके, अपने अगले पार्ट पे आ सके। नोट करो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे आइए, ये फाइनल आंसर आपका g/5 बनेगा, इसको लिख लीजिए, जो कि ऑप्शन ए था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नोट कर लिया सभी ने? पक्का? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। ब्लॉक ए एंड बी शोन ईच हैज अ मास ऑफ 5 kg। यहां पे आपको दो ब्लॉक दिख रहे होंगे, दोनों का मास 5 kg का है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.3 and between the incline and B is 0.4, then what is the value of force so that the motion just starts? बड़ा ही मस्त सवाल है
टू जस्ट स्टार्ट द मोशन ऑफ बी। जब भी मोशन जस्ट स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, पता है ना तुम्हें। चलिए भाई, तो बताइए एफ का क्या वैल्यू हो सकता है जिससे कि बी का मोशन जस्ट स्टार्ट हो जाए। ए तो नीचे आ नहीं पाएगा बेचारा, कैसे आ पाएगा, रस्सी से बंधा हुआ है, तो मोशन सिर्फ बी कर पाएगा। एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बी जस्ट स्टार्ट्स द मोशन? टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए भाई, वीडियो पॉज कर ली होगी, ट्राई भी कर लिया होगा और आंसर भी आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं आया घबराए ना, क्योंकि उनको मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको सॉल्व। तो भाई क्या होता है ना, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये रखा है एक ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर लगाया गया एक फोर्स एफ, साथ ही साथ इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एफ लगाया गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है? जी हाँ बिल्कुल, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ए और बी के बीच में लगेगा, वो आई थिंक इस डायरेक्शन में आने वाला है। एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां लगेगा, यहां पे, इसको F2 के नाम से, F1 F2 और कैपिटल F वाला फोर्स यहां लग रहा है। क्या सिर्फ यही फोर्स लगेंगे? सर एक फोर्स और लगता है जिसको कि हम कहते हैं प्यार से mg sin थीटा। अब क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, क्योंकि यहां पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 37 डिग्री है, तो ये F mg sin 37 डिग्री, F2 एंड F1। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ बेटा, F1 की वैल्यू क्या होगी? तो सर यहां पे एक ब्लॉक A दिख रहा है, B के रेस्पेक्ट में A पीछे जा रहा है, तो वो कोशिश करता है A पे फ्रिक्शन फोर्स F1 लगा सके। A पे नॉर्मल फोर्स N लगेगा यहां पे, एंड यहां पे एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं mg cos 37 डिग्री। कोई अनजान तो नहीं है ऐसी बातों से? अनजान तो नहीं हो ना इन बातों से? नॉर्मल ऊपर लगा mg cos 37 डिग्री, नीचे लगा F1 यहां लगा, तो बेटा यहां पे F1 कैन बी रिटन एज म्यू इंटू नॉर्मल। चलो एक काम करते हैं, म्यू1 इंटू नॉर्मल 1 कर देते हैं, ताकि अच्छा लगेगा देखने में भी। म्यू1 n1, बेटा म्यू1 की वैल्यू कितनी है? ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.3, तो 0.3 इंटू mg cos 37 डिग्री is the value of F1, 0.3 mg cos 37 डिग्री। सर अगर मैं B वाले ब्लॉक को देखूं जरा गौर फरमा के, तो B वाला ब्लॉक आगे आना चाहता है, तो B वाले पे फ्रिक्शन F1 तो पीछे लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में F2 भी लग रहा है। बेटा F2 क्यों लगेगा? सर सीधी सी बात है, यहां पे देखो एक लगेगा mg cos थीटा, यहां पे लगेगा नॉर्मल N2, और यहां पे लगेगा mg cos 37। समझ गए होंगे क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसी बातें। ए वाला बी वाले को पुश करता है नीचे की तरफ, ए वाला बी वाले को पुश करता है नीचे की तरफ, तो बदले में बी ए पे भी नॉर्मल फोर्स लगाता है गिवन बाय N1। अब ए ने बी को पुश किया, बी ने सरफेस को पुश किया, तो सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा N2, सच दैट N2 इज इक्वल टू mg cos 37 डिग्री प्लस mg cos 37 डिग्री। बेटा दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है क्या? ए और बी का देख लो जरा। हाँ सर बिल्कुल, दोनों का मास सेम है। सो N2 की वैल्यू यहां पे मैं बोलूं फ्रिक्शन की वैल्यू F2 कैन बी रिटन एज μ2 N2। F2 का जो वैल्यू होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? μ2 इंटू N2। बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बिटवीन द B एंड द इंक्लाइन इज 0.4। तो F2 का जो वैल्यू होगा इट इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू N2 की जगह, बेटा N2 की जगह mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, तो N2 की जगह पे मैं लिखना चाहता हूं N2 शुड बी इक्वल्स टू 2 mg cos 37 डिग्री। क्या ये बात सही रहेगी बेटा? क्या इन दोनों को ऐड करने से हमें N2 का वैल्यू मिलेगा? mg cos 37 mg cos 37 2 mg cos 37 N2 होगा। तो यहां लिख दिया मैंने इंटू 2 mg cos 37 डिग्री।
तो हो जाएगा 0.8 mg cos 37 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ F2। चलिए बेटा, बहुत ही शानदार, हमने फाइनली F1 का वैल्यू भी निकाल लिया और हमने F2 का वैल्यू भी निकाला। ये F1 है बेटा, और यहां पे हमने ये F2 निकाला है। आप देख लीजिए, हमने F1 भी निकाल लिया, हमने F2 भी निकाल लिया। अब ये F1 F2 यहां पे लिखिए। फॉर ब्लॉक B to just slide F plus mg sin 37 degree should be equals to F1 plus F2। हम चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक B है ना, वो जस्ट स्लाइड करे। जस्ट स्लाइड के केस में पहली बात तो फ्रिक्शन जो होगा वो हमने वैल्यूज निकाल ली है बाय यूजिंग द फॉर्मूला म्यू इनटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशंस है। और जितना फोर्स नीचे लग रहा है, अगर उतना ही फोर्स ऊपर लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है, बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। बेटा एक बात बताओ, इफ F1 प्लस F2 इज ग्रेटर देन F प्लस mg साइन थीटा, तो क्या बेटा उस केस में बॉडी स्लाइड करेगी क्या? बिल्कुल भी बॉडी स्लाइड नहीं करने वाली। नो मोशन है ना, लिख लो इसमें, नो मोशन, नो स्लाइडिंग। अगर बेटा F1 प्लस F2 बड़ा हो जाए कैपिटल F प्लस mg साइन थीटा से, तो उसके इसमें कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। अगर F1 प्लस F2 बराबर हो जाए कैपिटल F प्लस mg साइन 37 डिग्री से, तो उसके इसमें स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो लिख देता हूं यहां पे F प्लस mg साइन 37 डिग्री अगर छोटा है F1 प्लस F2 से, तो यहां पे नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग। अगर F प्लस mg साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, बॉडी जस्ट बिगिंस। यहां पे शुरुआत होने वाली होती है बेटा, उसको पता चल जाता है कि अब बारी आ चुकी है, हमें स्लाइड करना है। और फिर उसके बाद हो जाता है कि F प्लस mg साइन 37 डिग्री बड़ा हो जाता है F1 प्लस F2 से, तो बॉडी विल स्लाइड। यहां पे बॉडी स्लाइड करती है, फिर बॉडी विल स्लाइड। तो ये बेसिक सा ज्ञान है जो आपको पता होना चाहिए। तो ज्ञान यही है कि अगर ये पार्ट छोटा है तो कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, अगर ये बराबर हो जाए तो बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, यानी उसको पता चल चुका है कि भाई अब हमें फिसलना है, अब हमें स्लाइड करना है। तो स्लाइड करने की शुरुआत, एकदम तैयारी, जैसे तुम तैयारी करते हो ना कहीं जाने के लिए, पैकिंग बुकिंग कर ली, हाँ तो पैकिंग कर लेता है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। और इस केस में तो फिर बॉडी स्लाइड ही कर जाती है ना। तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है बेटा, जस्ट स्टार्ट्स द मोशन ऑफ बी, बस वो बी के मोशन को शुरुआत कर दे, बी के मोशन का शुरुआत कर दे। तो उसके लिए F प्लस mg साइन 37 डिग्री को F1 प्लस F2 के बराबर होना पड़ेगा। F1 आपने निकाल लिया है, F2 आपने निकाल लिया है, उनको उठा के बस वहां पुट करना है आपको, ठीक है। तो बेटा अगले पेज पे कर दूं ये सारी बातें मैं, यहां पे आके मैं लिख रहा हूं कि F प्लस mg साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो F प्लस बेटा मास कितना है 5 इंटू जी का वैल्यू 10, साइन 37 3/5 होता है, इक्वल्स टू F1 का वैल्यू 0.3 mg cos 37 डिग्री प्लस F2 का वैल्यू होता है 0.8 mg cos 37 डिग्री। देख लो ना बेटा, F1 और F2 का वैल्यू सही लिखा है क्या? F1 है 0.3 mg cos 37 डिग्री, F2 है 0.8 mg cos 37 डिग्री। सो 5 से 5 मर जाएगा, F प्लस का 3g, यहां पे g ही लिख लो अभी, बाकी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो 3g इज इक्वल्स टू बेटा यहां पे 0.3 इंटू 5g cos 37 होता है 4/5 प्लस 0.8 इंटू 5g cos 37 होता है 4/5।
ठीक है, सो सबको यहां पे हमने मार दिया 5G से 5G, 5G से 5G, तो f प्लस का 3G इज इक्वल्स टू, बेटा ये हो जाएगा 1.2G क्योंकि 4 3 12 होते हैं, प्लस का यहाँ पे 3.2G क्योंकि 8 4 32 होते हैं। 4 3 12 तो 1.2G, 8 4 32, 3.2G। बेटा ये कितना बनेगा 2 2 4 और 3 4.4G, तो f प्लस का 3G इज इक्वल्स टू 4.4G। 3 माइनस करना है उसमें से, तो आई थिंक 1.4G बनेगा f का वैल्यू, तो f का वैल्यू बनेगा 4.4G माइनस का 3G, f का वैल्यू बनेगा 1.4G। अब g की जगह आप 10 पुट करेंगे तो 1.4 इंटू 10, f का वैल्यू बनना चाहिए 14 न्यूटन। f का वैल्यू क्या बनेगा बेटा 14 न्यूटन, जो कि आपको आई थिंक कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा इसका, चेक करते हैं। पहला ही ऑप्शन था जहां तक मुझे याद है, हाँ बहुत बढ़िया, तो 14 न्यूटन का आंसर यहां पे बन जाएगा हमारा। समझ आ रही है क्या हुआ है यहां पे, समझ आया बेटा क्या हुआ यहां पे? सीधी सी बात है, हमने कंडीशन लगाई है सर। पहली बात तो जो एक्स्ट्रा कचरा है वो सब मिटा देता हूं, वो सब मैंने आगे लिख दिया है आप लोगों के लिए। हमने सबसे पहले तो दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के हमने बोला कि यार एक काम करें, पहले सिर्फ अकेले एक ब्लॉक के लिए बात करते हैं। ए ब्लॉक की बात करी तो फ्रिक्शन आ गया 0.13 mg cos थीटा, μ1 n1 है ना, तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 था, तो हमने लिख दिया। फिर हमने सेकंड वाले ब्लॉक को देखा, उसके लिए बोला भैया आप F2 निकाल रहे हो, F2 होगा μ2 n2। ए वाला ब्लॉक बी वाले पे फोर्स लगा रहा था mg cos 37 डिग्री का, बी वाला सरफेस पे फोर्स लगा रहा था mg cos 37 डिग्री का, तो बदले में सरफेस ने ऊपर फोर्स लगाया n2, तो बेटा ये n2 जो है वो mg cos 37 डिग्री प्लस mg cos 37 डिग्री हो जाएगा। mg cos 37 डिग्री प्लस mg cos 37 डिग्री, सो बेटा n2 कितना हो जाएगा 2mg cos 37 डिग्री, m2 कितना हो जाएगा 2mg cos 37 डिग्री, हो गया बेटा। F2 कैन बी रिटन एज μ2 इंटू n2, बेटा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, उन्होंने सवाल में दे रखा था, इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 0.4, तो यहां पे लिखा 0.4 इंटू 2mg cos 37 डिग्री, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 0.8 mg cos 37 डिग्री। F1 का वैल्यू आ गया, F2 का वैल्यू आ गया, फिर से B ब्लॉक पे आए, मैंने बोला फॉर ब्लॉक B टू जस्ट स्लाइड, मतलब वो बस बिगिन कर रहा है अपने मोशन को, तो मोशन बिगिन करने के लिए F प्लस mg sin 37 डिग्री को F1 और F2 के सम के बराबर, ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए यहां पे। तो भाई अगर हम चाहते हैं बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो उसके लिए ये कंडीशन लगनी चाहिए, F प्लस mg sin 37 डिग्री F1 प्लस F2 के बराबर होनी चाहिए। इसको मैंने थोड़ा और विस्तार में समझाया, मैंने बोला भाई अगर ये वाला पार्ट छोटा हो जाए F1 प्लस F2 से तो कोई स्लाइडिंग नहीं होगी, अगर ये वाला पार्ट बराबर हो जाए F1 F2 के, तो बॉडी उस केस में बिल्कुल सोच लेती है कि भाई अब मुझे स्लाइड करना है, अब मैं स्लाइड करने वाला हूं, है ना। उसके अलावा अगर F प्लस mg sin 37 डिग्री बड़ा हो जाए तो बॉडी डेफिनेटली उस केस में तो स्लाइड करेगी ही करेगी, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो बेटा जस्ट बिगिंस टू स्लाइड वाले केस में दोनों को बराबर किया मैंने, और जब दोनों को बराबर किया तो ये तुम्हारे आंखों के सामने सारी पिक्चर रखी हुई है, जस्ट पुट द वैल्यूज। दोनों ब्लॉक्स का मास यहां पे आइडेंटिकल है, ए का मास और बी का मास, दोनों का मास 5 kg, ए और बी दोनों का मास क्या हो जाएगा बेटा 5 kg हो जाएगा। सो ए और बी दोनों का मास अगर 5 kg है, तो यहां पे सीधी बात है F प्लस 5g sin 37 डिग्री इक्वल्स टू F1 प्लस F2 करने के हिसाब से सॉल्व करोगे तो F का वैल्यू 14 न्यूटन आना चाहिए। ये 14 न्यूटन मुझे मिल रहा है ए ऑप्शन में, तो मैं बोलूंगा कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको छाप लीजिए जल्दी से, बड़ा ही प्यारा सवाल था, छापो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सके। नोट करो जल्दी से, किया नोट सभी ने? यहां पे आओ, ये सिर्फ ज्ञान की बात है, अगर लिखना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, नहीं लिखना तो मत लिखो। चलो यहां पे आओ, ये लिख लो फॉर द सॉल्यूशन, यहां पे है इसका, योर आंसर कम्स आउट टू बी 14 न्यूटन। हो गया, बड़े अगले सवाल की ओर।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है ब्लॉक ए विद द मास ऑफ 100 kg इज रेस्टिंग ऑन द अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 200 kg। ठीक है, इस बार उन्होंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इन ब्लॉक्स को रख दिया है। जब हमने इंक्लाइन प्लेन वाले को सॉल्व कर लिया तो हमारे लिए क्या है, ये हलवा है ना। तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक, ए का मास 100 kg, बी का मास 200 kg। फोर्स लगाया जा रहा है बी वाले ब्लॉक के ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2। बेटा यहां पे देखो ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 और बी और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा इट शुड बी 0.3। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, बी और सरफेस के बीच में 0.3 है। द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स एफ टू स्टार्ट द मोशन विल बी, टू स्टार्ट मूविंग। बात समझो, भावनाओं को समझो तुम लोग। सो दिस इज द ब्लॉक ए। कर लोगे इसको तो सॉल्व तुम लोग। सर यहां से इस पे टेंशन फोर्स लगेगा, इसको भूल जाओ तुम लोग। बात करते हैं ब्लॉक बी की। बेटा बी वाले ब्लॉक के ऊपर आपने लगाया फोर्स एफ इधर, तो ग्राउंड इस पे फोर्स लगाती है यहां पे, इसको नाम दिया F2। बेटा ए वाला बेचारा फिक्स्ड है, ए वाला इस टेंशन के कारण फिक्स्ड है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी आगे जाएगा, तो वो क्या करेगा, बी पे एक फ्रिक्शन लगाएगा इन दिस डायरेक्शन विच इज योर F1 और ए पे भी फ्रिक्शन लगेगा इन दिस डायरेक्शन F1। इसका मास होगा mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये mg ये लगेगा इस पे, तो बदले में ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, बोलेगा भाई ले n, इसको n बोल दिया। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन F1 की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट कम्स आउट बी μ1 n1। तो F1 की वैल्यू बनेगी μ1 कितना है 0.2 इंटू mg। तो यहां से F1 की वैल्यू मिल गई 0.2 mg। बेटा अब बी ब्लॉक की बात करते हैं, यहां पे इस पे नॉर्मल लगेगा N2, नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगेगा कैपिटल mg। तो ब्लॉक बी पे वर्टिकल फोर्सेस को देखा जाए तो पता चलता है हम लोगों को कि यहां पे N2 विल बी इक्वल्स टू स्मॉल mg प्लस का कैपिटल mg। N2 जो होगा वो स्मॉल mg प्लस का कैपिटल mg के बराबर होगा। तो बेटा F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ2 इंटू N2, μ2 इंटू N2, μ2 का वैल्यू 0.3 और यहां पे स्मॉल m प्लस का कैपिटल M इंटू g इज द वैल्यू ऑफ F2। F1 आ गया 0.2 mg, F3 का वैल्यू 0.3 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। नाउ हम चाहते हैं कि B वाला ब्लॉक जो है इट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। बेटा स्टार्ट मूविंग में जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना फोर्स बराबर होना चाहिए। फॉर ब्लॉक B टू जस्ट या फिर बोलो टू स्टार्ट मोशन, टू स्टार्ट मूविंग। बेटा जब मूविंग स्टार्ट होने वाली है तो उस केस में F को F1 प्लस F2 के बराबर होना चाहिए, F को F1 प्लस F2 के बराबर होना चाहिए। क्या मेरे पास F1 है, क्या मेरे पास F2 है, और अगर मैं इनको ऐड करके यहां पुट कर दूं तो क्या मुझे F मिलेगा, बोलो हाँ बिल्कुल मिलेगा। चलिए बेटा तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, और F का वैल्यू यहां से जो निकलेगा इट शुड बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2। सो F का वैल्यू जो मिलेगा 0. कितना था 2 mg, हाँ बहुत बढ़िया, प्लस 0.3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g। तो F का जो वैल्यू मिलता है 0.2 इंटू मास कितना है 100 g, सही है, प्लस का 0.3, बेटा यहां पे मास बोलो 100, दूसरे का मास बोलो 200 इंटू g। F का जो वैल्यू बनता है बेटा ये बनेगा 20g प्लस बेटा ये होता है 3 तो ये बनेगा 90g। 90 प्लस 20 110 g, और g का वैल्यू अगर आप 10 लोगे इट कम्स आउट बी 1100 न्यूटन।
कितना बनेगा 1100 न्यूटन, और ये 1100 न्यूटन मुझे थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि हमारा सही जवाब होगा। तो बस इतनी सी बात थी इसमें, तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए बेटा जल्दी से। हो गया सच में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बंदर वाला सवाल करेंगे। A block of mass m, this is the block having the mass m and it is resting on a rough surface, horizontal surface. एक ब्लॉक जिसका मास m है, रेस्ट कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे with a rope tied to it. The coefficient of the friction between the surface and the block is mu. A monkey of the same mass, बेटा जितना ब्लॉक का मास है उतना मास इस मंकी का भी है। A monkey of same mass climbs at the free end of the rope. The maximum acceleration with which it can climb so that the block does not move. Without moving the block मतलब block move नहीं करना चाहिए। तो बताइए बंदर कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है? हम चाहते हैं ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, ये ब्लॉक मोशन नहीं करे। तो चलो एक काम करो, कर लो ट्राई, मैं बिल्कुल आजादी दूंगा तुम्हें। हो गया? कर लिए हो ना ट्राई? देखो बेटा सीधी सी बात है, सेम टेंशन जा रहा है यहां से, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो बिल्कुल। तो सेम टेंशन फोर्स यहां लगेगी, सेम टेंशन फोर्स यहां भी लगेगी। बेटा टेंशन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, विच इज गिवन बाय टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा गिवन बाय टी साइन थीटा। यहां नीचे की तरफ लगता है mg, और इधर ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल, और आई थिंक यहां पे भी लगता है फ्रिक्शन। क्योंकि क्या है ना, अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, नॉर्मल तो ऊपर लगता ही है। बेटा जब हमने डायग्राम को देखा और हम चाहते हैं कि ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट, हम क्या चाहते हैं? ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, और ये ब्लॉक रेस्ट पे रखने के लिए जितना फोर्स ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए। क्या? तो मैंने बोला भैया नॉर्मल प्लस का टी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg। सो नॉर्मल का वैल्यू बनेगा mg माइनस का टी साइन थीटा। तो एक चीज हमें जो मिल चुकी है वो है नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल मिल गया mg माइनस का टी साइन थीटा। अगला टास्क है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया जाए। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए मैंने बोला फ्रिक्शन शुड बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। फ्रिक्शन को लिखा जाता है म्यू इंटू नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। नॉर्मल की जगह पे मैं लिखूंगा म्यू इंटू mg माइनस का टी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक तो बढ़िया चल रहा था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एक बार टेंशन का वैल्यू निकाल लो। अब मैं टेंशन की वैल्यू क्यों निकलवा रहा हूं? यहां पे देखो टेंशन टी ऊपर लग रहा है, बंदर का mg लगेगा नीचे की तरफ, और बंदर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो फॉर मंकी, मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं बेटा, फॉर मंकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन टी, नीचे की तरफ लग रहा है mg शुड बी इक्वल्स टू ma। तो आपको तो एक्सेलरेशन निकालना है ना मेरे बच्चे, आपको तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो टी का वैल्यू यहां से निकालो, उसको यहां पुट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आपको तो एक्सेलरेशन निकालना था। सो नाउ यू हैव द इक्वेशन ऑफ टेंशन अगेन फॉर द मंकी। तो यहां पे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से टी का वैल्यू उठा के यहां पुट कीजिए। तो कैसे होगा, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो म्यू एम जी माइनस का म्यू टी साइन थीटा इक्वल्स टू टी कॉस थीटा।
सो म्यू एम जी इज इक्वल्स टू म्यू टी साइन थीटा प्लस का टी कॉस थीटा। म्यू एम जी इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू टी। बेटा यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, सो टी का जो वैल्यू बनता है इट इज गिवन बाय म्यू एम जी डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। सो फाइनली हमें टेंशन मिल चुका है, और टेंशन इतना हो गया है कि अब क्या करें सर, इसको निकालो जल्दी से, है ना। ए टी का वैल्यू वो मंकी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 थी, तो टी माइनस का एम जी इक्वल्स टू एम ए। पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। और जैसे आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इक्वेशन बनी टी माइनस का एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। पुट करो टी की जगह म्यू एम जी डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो ऐसा करने पे सारे m से m मर जाएगा और इक्वेशन में रह जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का g इज इक्वल्स टू ए। सो यही है बेटा आपका फाइनल आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो मंकी का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, म्यू जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का जी। ये मिल रहा है कहीं पे, म्यू जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का जी। हाँ सर मिल रहा है ना पहला ऑप्शन। तो बिल्कुल यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं सर, पहले ब्लॉक के लिए सॉल्व किया, ब्लॉक रेस्ट पे था, उसके वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया, उसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके मुझे नॉर्मल का वैल्यू मिल गया, उस नॉर्मल को मैंने यहां पे पुट किया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने से मुझे टी का वैल्यू मिल गया। तो ये तो बातें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के लिए की जा रही थी। अब बात की जाएगी मंकी के लिए। मंकी के ऊपर टेंशन टी इधर, एम जी नीचे, मंकी ऊपर जा रहा है, तो मंकी के लिए इक्वेशन लिखी गई टी माइनस के एम जी इक्वल्स टू एम ए। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सॉल्व करके टी का वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल गया था। इस टी का वैल्यू उठा के हमने पुट किया इस वाली इक्वेशन में एंड सॉल्व करके वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल सा प्रोस था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा सभी ने। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल हमसे क्या कहता है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m, कैपिटल M and small m are connected to each other by a massless string and a spring of force constant K as shown in the figure. The spring passes over the frictionless pulley connected rigidly to the edge of the block A. भाई साहब यहां पे सीधी सी बातें बोली गई है। एक ब्लॉक ए है, उससे एक पुली अटैच्ड है, इस पुली के ऊपर से एक रस्सी जा रही है जो कि फर्दर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एंड यहां पे कैपिटल एम मास का ब्लॉक है और यहां पे एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कैपिटल एम एंड द प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए इज म्यू। बेटा यहां पे इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। The block M slides over the horizontal top surface of A and the block M slides vertically down with the same speed. The mass M is equal to, बेटा यहाँ पे बड़ी ही प्यारी बात बोल दी इन लोगों ने, that they slides with the same speed। मतलब सीधी सी बात है, स्प्रिंग जो है उस टाइम पे मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा, तो वहां पे एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, और इनकी स्पीड को यूनिफॉर्म कंसीडर करते हुए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे दोनों ब्लॉक्स सेम स्पीड से जा रहे हैं, यानी कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है उसकी हम कंसीडरेशन को नहीं ले रहे हैं ना, एक्सेलरेशन को कंसीडर मत करना। यहाँ पे सेम स्पीड से जा रहे बेटा, सीधी सी बात है। यहाँ पे ए को तो मोशन कराया नहीं है, ए वाला ब्लॉक तो स्टेशनरी है, स्मॉल एम वाला और कैपिटल एम वाला दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। समझ जाओ, स्प्रिंग में है मैक्सिमम इलोंगेशन, और उसके अलावा अब क्या होगा आगे फिर
ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए उनको बोलना चाहिए विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, तो ज्यादा अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, हिंट ले लो बेटा कि यहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है इनके पास में, दोनों ब्लॉक जा रहे हैं विद द सेम स्पीड, दोनों की ब्लॉक्स की स्पीड सेम है। यूनिफॉर्म स्पीड कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड कंसीडर करी, तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड को कंसीडरेशन में लेते हैं बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो कांस्टेंट स्पीड, है ना। एंड इफ इट इज अ केस ऑफ अ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड के केस में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है ना। तो लेट अस कंसीडर कि कौन कौन से फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं। इस ब्लॉक पे लगेगा mg वाला फोर्स नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा बेटा स्प्रिंग फोर्स गिवन बाय kx, यहां पे भी इस पे लगेगा स्प्रिंग फोर्स गिवन बाय kx, यहां पे भी लगेगा स्प्रिंग फोर्स और यहां पे भी लगेगा बेटा स्प्रिंग फोर्स kx। ऑब्वियस सी बात है, सेम स्ट्रिंग है, सॉरी सेम स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग फोर्स चलता जाएगा। बेटा ये वाला ब्लॉक नीचे आ चुका है, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन हो चुकी है, यानी कि अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सोचो ना, जैसे ही आपने ब्लॉक को छोड़ा, समझना बात को, बड़ा मजा आएगा बेटा, जैसे ही आपने ब्लॉक को छोड़ा फटाक से नीचे आएगा वो, लेकिन स्प्रिंग इसको रोक लेगी, बोलेगा कितनी जल्दी क्या है नीचे जाने की, अभी धीरे धीरे चलेंगे। तो धीरे 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 नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो मैंने वही अजम्पशन बोला था आप लोगों को कि यूनिफॉर्म स्पीड कंसीडर कर लेना। इसको यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से करोगे तो फोर्सेस मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से लगने वाले इस पे। यहां पे आई थिंक बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना। हाँ सर बिल्कुल लगता है, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक कैपिटल एम आगे जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में कैपिटल एम वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। इस पे लगता है नीचे की तरफ mg वाला फोर्स, इस पे लगता है ऊपर की तरफ नॉर्मल वाला फोर्स, यहां पे kx हो गया। बहुत ही शानदार बेटा। एक कंसीडरेशन यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड की थी, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड को कंसीडर करते हुए लिखा, तो फॉर ब्लॉक कैपिटल एम या फिर फॉर ब्लॉक स्मॉल एम। बेटा स्मॉल एम वाले ब्लॉक को हम कंसीडर करें, तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक को कंसीडर किया जाए तो उसके लिए बेटा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड कंसीडर कर लीजिए। तो ब्लॉक एम के लिए अगर हम बात करें यहां पे, तो ब्लॉक एम के लिए दिस कैन बी रिटन एज दैट kx, या फिर मैं लिखूं mg माइनस का kx शुड बी इक्वल्स टू 0, तो mg विल बी इक्वल्स टू kx। mg हमारा kx के बराबर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, यहां तक तो बढ़िया चल रहा था। यही कंसीडरेशन अगर मैं कैपिटल M वाले ब्लॉक के लिए भी ले लूं, तो फॉर ब्लॉक कैपिटल M, लेट अस सॉल्व इट हियर अगेन। फॉर ब्लॉक कैपिटल M, सो कैपिटल M वाले ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो kx शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन, kx माइनस का फ्रिक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0, सो kx शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स को लिखा जाता है म्यू इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शनल फोर्स को लिखा जाता है म्यू इंटू नॉर्मल, और बेटा नॉर्मल तो कैपिटल mg के बराबर है, तो म्यू इंटू कैपिटल mg इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, म्यू mg। तो यहां पे लिखेंगे इसको, सो kx विल बी इक्वल्स टू म्यू mg, kx विल बी इक्वल्स टू म्यू कैपिटल mg। ठीक है, तो kx बराबर कैपिटल म्यू इंटू कैपिटल mg, ऑल्सो kx हमारा स्मॉल mg के बराबर था, तो इसको वहां लिख दिया गया। तो mg इज इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल mg, और g से तो g मर जाता है, कैपिटल M का वैल्यू बेटा स्मॉल m अपॉन म्यू बन जाता है, जो कि मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो कैपिटल M का वैल्यू स्मॉल m डिवाइडेड बाय म्यू, कैपिटल M का वैल्यू स्मॉल m डिवाइडेड बाय म्यू, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये हमें मिल रहा है यहां पे बी ऑप्शन में। क्लियर रहेगी बेटा बातें? तो यहां पे कंसीडरेशन है, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से।
चलिए बेटा, हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन जो कि बोला गया है रफ वर्टिकल बोर्ड हैज अ एक्सेलरेशन a along the horizontal। यहां पे ये बोर्ड है बेटा एंड दिस बोर्ड इज रफ। ओके, नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग along the horizontal डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है so that the block of mass capital M pressing against it does not fall। ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक जिसको ये प्रेस कर रहा है ये नीचे नहीं गिर रहा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बोर्ड? तो ब्लॉक और बोर्ड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आप लोगों के लिए। बड़ा सिंपल से एक डायग्राम आप ऐसा वाला बना लीजिए कि यहां पे ब्लॉक था जिसका मास कैपिटल एम है एंड दिस इज द बोर्ड, और ये बोर्ड आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। बेटा जब ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस बॉक्स पे एक सूडो फोर्स आएगा? सिंस इट इज इन केसिस, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, अगर ये ब्लॉक, ये बोर्ड अगर एक्सेलरेट आगे करता है तो क्या इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स आता है? क्योंकि एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। बदले में ये सूडो फोर्स के कारण इस ब्लॉक को, इस बोर्ड को पुश कर रहा है बेटा, है ना? ऐसे ही होता है ना, बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स ये ब्लॉक इस बोर्ड को पुश कर रहा है तो बदले में बोर्ड ने इस पे लगाया नॉर्मल फोर्स एन। बेटा इस ब्लॉक के ऊपर एक mg वाला फोर्स नीचे लगेगा, इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक m नीचे जा रहा है तो ब्लॉक m के ऊपर बोर्ड ने एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन। अब हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक डज नॉट फॉल। हम क्या चाहते हैं? दैट द ब्लॉक डज नॉट फॉल। उसके लिए बेटा फ्रिक्शन को mg के बराबर होना चाहिए। सर mg के बराबर नहीं, मैं बोलता हूं फ्रिक्शन को mg से बड़ा और ऐसा होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन mg से बड़ा है तो ही ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक नीचे गिर सकता है। अगर f बराबर mg हो जाए तो ब्लॉक विल बिगिन टू स्लाइड, है ना? ऐसे होता है ना बेटा, अगर f बराबर mg होता है तो ब्लॉक जस्ट नीचे गिरना शुरू होने वाला है, और अगर f छोटा हो जाए mg से तो वो गिर जाएगा नीचे, है ना? तो हम चाहते हैं दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड और ब्लॉक डज नॉट फॉल। उसके लिए f को बड़ा होना पड़ेगा mg से, बराबर होगा तो सब बॉक्स विल बिगिन टू फॉल, है ना? पता है ना आपको? हाँ, तो बेटा फ्रिक्शन की जगह म्यू इनटू नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल mg। समझ रहे हो ना बेटा? अगर f mg के बराबर हो जाए तो ब्लॉक गिरना शुरू हो जाएगा। जब वो ब्लॉक गिरना शुरू होने वाला है ना, यही तो ना, गिरना स्टार्ट होगा, या फिर सब ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू फॉल, ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू फॉल, उसके लिए f बराबर mg होता है। इसलिए मैं f इक्वल्स टू mg नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू फॉल हो जाएगा और आई डोंट वांट द ब्लॉक टू फॉल डाउन, इसके लिए f को mg से बड़ा रखा है। तो बेटा नॉर्मल कितना है? ma के बराबर हो जाएगा। सोचो ना जरा, क्या ये n बराबर ma हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर, सीधी सी बात है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं इसमें। सो म्यू इंटू ma शुड बी ग्रेटर देन mg, और अगर हम देखें यहां पे m से m मर जाएगा, सो म्यू a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g, और आई थिंक हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताना था, तो म्यू इज ग्रेटर देन g बाई a, म्यू is greater than g upon a. This is the final answer. तो mu greater than g by a, greater than g by a, greater than g by a, B ऑप्शन मिलता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा, है ना? ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा क्योंकि ये बोर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, बोर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जो भी होता है उस पे लगता है सूडो फोर्स लगा ma, नॉर्मल लगा सामने की तरफ, mg लगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन लगा ऊपर की तरफ, फोर्सेस को बैलेंस किया। मैंने बोला फॉर डज नॉट स्लाइड के लिए, सॉरी डज नॉट फॉल डाउन, उसके लिए f को mg से बड़ा होना पड़ेगा, और f की जगह म्यू इंटू नॉर्मल बराबर ma होगा, और इसके हिसाब से हमारे पास दिस द फाइनल आंसर। तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट हो गया बेटा? चले भी, बेहतरीन, बहुत ही शानदार। तो यहां पे हमारा ये जो प्यारा सा छोटा सा सेशन था उसका करते हैं हम लोग समापन, और उम्मीद करता हूं जो सवाल मैंने आपको कराए हैं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे। कुछ सवाल ऐसे थोड़ा सा लेंदी वाले, थोड़ा सा सोच विचार करने वाले थे, तो वो आप कर ही रहे हो, नो डाउट, अच्छे से आप एफर्ट्स डाल रहे हो इस पे,
कर हो पा रहे होंगे क्वेश्चन आपसे। अब अगले सेशन में थोड़ा सा और ज्यादा लेवल को अब मैं राइज करूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने पहले भी किए थे, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी हमें नए दिखे हैं, ठीक है। तो देखो कभी कभार हो जाता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो ऐसा परेशान नहीं होने का, उसको लेके घबराने का नहीं बिल्कुल भी, है ना। अगर आपने इस प्रकार का सवाल पहले किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो रही है, और अगर नए पहली बार देखा है तो फिर तो करो इसे, है ना। एनीवेज, तो बेटा अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आ जाइए। IIT JEE में आपको जाना है बेटा। IIT JEE में इधर ये इंसान आपको दिखेगा, हाँ इसके लेक्चर आप देख सकते हो, वॉच नाउ पे क्लिक करना, तो एक और पेज आपकी आंखों के सामने आएगा जिसमें इधर नीचे की तरफ बेटा सारे चैप्टर्स जितने अभी तक कवर हो चुके हैं, उन सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट वीडियोस, इंक्लूडिंग द DPPs, DPP के वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज यहां पे आपके लिए अवेलेबल है। तो सारे के सारे लेक्चर्स, DPP सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेटा सब कुछ, हर एक पार्ट, हर एक वीडियो इस वेबसाइट में हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके, सो दैट आपको कभी कोई वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मान लो तुम्हें वेक्टर्स में कोई डाउट है, सीधा गए वेक्टर्स पे क्लिक किया, तुम्हारे सामने सारे लेक्चर्स आ जाएंगे वेक्टर्स के। उनमें से जिस भी पार्ट में डाउट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, DPP का सॉल्यूशन देखना है, DPP देखना है या लेक्चर देखना है, हर एक चीज यहां पे अवेलेबल है। तो रादर देन आप YouTube पे जो वीडियो ढूंढते हो, बेटर है आप वेबसाइट पे आ जाइए, क्योंकि यहां पे आपके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा अच्छे ऑप्शंस है, एंड ये आपके लिए फ्री है बेटा। तो ये नहीं कि सर ये तो वेबसाइट पे आने पे तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, तो ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। सो इट्स ऑल ऑन यू, आप जितने बार यहाँ पे आइए, कोई रोक टोक नहीं होगी, अपने दोस्तों को भी लेके आ सकते हो, कोई मना नहीं है उसके लिए भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं, सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वो जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो। बाकी अपने दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिए कि भाई अगर आपको भी प्रिपरेशन करनी है फॉर द JEE एडवांस, तो मैग्नेट ब्रेन्स पे आके ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। तो उनको भी वो सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, वो सारे फायदे मिल जाएंगे जो आप लोगों को मिल रहे थे। इसके अलावा हाँ, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इतनी ही बातें थी आज के इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशन में। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जहां पे अगेन और ज्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और वैरायटी के सवालों को हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।